नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम राजनीति विज्ञान की क्लास 11th की जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक है, उस पुस्तक को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस कड़ी में अभी तक हम इस पुस्तक के 4 चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज है दोस्तों 5वां चैप्टर और 5वां चैप्टर का जो नाम है वह है अधिकार यानी कि राइट्स। तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि राइट्स क्या होते हैं और राइट्स को लेकर विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको जानेंगे और साथ ही अधिकारों को लेकर एक गहरी समझ भी आपके अंदर विकसित होगी इस सेशन के बाद। साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकारों से संबंधित घोषणा है, उसको भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है ये सेशन। तो आप सब गौर से इस सेशन को अटेंड करिएगा और इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि मेरा जो भी 25, 30 मिनट, 40 मिनट गया वो वेस्ट नहीं गया। ठीक है दोस्तों, इस बात की मैं आपको गारंटी दिए देता हूं पहले ही। साथ ही एक जानकारी शेयर कर दूं कि टेलीग्राम चैनल, जो इस यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिससे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है महत्वपूर्ण, वो आपको हिंदी में प्राप्त हो सके और उस पर डेली बेसिस पे हिंदी में न्यूज़ डाली जा रही हैं और आप लोग उसका लाभ उठाएं और करंट अफेयर्स की तैयारी को और धारदार बनाएं। दोस्तों आज मैंने एक चीज़ देखी कि जब आपने एस राजामौली की एक फिल्म देखी होगी RRR, उसमें एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसमें रामचरण तेजा और एक जो उनके और हीरो थे, उनका मुझे नाम जूनियर एनटीआर याद आ गया। जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा ने RRR में एक सॉन्ग था। RRR एस राजामौली एक साउथ के बहुत बड़े जो बाहुबली को डायरेक्ट किए थे, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई थी जो कि एक पीरियड फिल्म थी। स्वतंत्रता के समय आंदोलन वगैरह पे जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो साउथ के किसान आंदोलन आंध्र प्रदेश के थे, मतलब हुआ था, उस पे बेस्ड है फिल्म। उसमें इस RR फिल्म में एक गाना था नाटू नाटू, नाटू नाटू एक सॉन्ग था। इस सॉन्ग को दोस्तों अपनी कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और ये न्यूज़ मैंने कुछ समय पहले, जब ये नॉमिनेट हुआ था गाना ऑस्कर के लिए, उस समय मैंने, जो इंडिया की तरफ से भेजा गया था ऑस्कर के लिए, उस समय मैंने इस न्यूज़ को अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था। और आज जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैंने पाया कि इस गाने को और साथ ही एक और न्यूज़ कुछ एलिफेंट करके, मतलब एलिफेंट और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है उसको दिखाया गया था, उस पर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या है, इसका सार ये है कि इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जो भी खबरें डाली जा रही हैं बहुत ऑथेंटिक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी होती हैं कि उनसे संबंधित क्वेश्चंस आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और बहुत सारे जो आपके फ्रेंड होंगे जो तैयारी करते होंगे उनको शेयर कर देना, ताकि वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाली जाने वाली न्यूज़ का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब आइए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अधिकारों की, और जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। और जो हमारी सीरीज का एक थीम है नॉलेज इन डेप्थ, उस थीम को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी करते रहते हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का, इस तरह के अधिकारों का दावा हम जताते हैं। जहां हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और वैयक्तिक यानी कि पर्सनल रिलेशंस में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक-टोक घूमने के अधिकारों की बात भी करते हैं। और तो और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न तरीकों से अपने अधिकारों की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में जब हम
पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस अध्याय में हम कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। अब सवाल कौन कौन से हैं, ये सवाल है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों से उसका आशय क्या है, यानी कि अधिकार क्या है, ये हम देखेंगे। दूसरा, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, यानी कि उसे किस बेस पर हमें चाहिए अधिकार, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हम अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये सेशन जो है राइट्स के ऊपर होने वाला है और एक डेप्थ वे में नॉलेज आपको दे करके जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, और हम सेशन के अंत तक जो भी आपसे वादा किए हैं उसको जस्टिफाई करके दिखाएंगे। हम बात करते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, अधिकार मूल रूप से एक हकदारी होती है, इतना तो आप समझते होंगे। ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, यानी कि जस्टिफाइड हो कि हमें अधिकार चाहिए क्यों। ठीक है, उसका एक मतलब होता है, अर्थ होता है, औचित्य होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो अधिकार है वो मूल रूप से एक दावा है, हकदारी है, ठीक है, और जिसका क्या है, औचित्य है। आगे यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं, यानी कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये हमें समझ आते हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, यानी कि हम ये जानते हैं, अधिकार को लेकर के हमारे मन में ऐसी धारणा होती है कि ये हमें तो प्राप्त होना ही चाहिए, जैसे ये हमारा हक है, यानी कि प्राप्य है। ऐसी चीज जिससे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि हर एक चीज जो आप समझें कि ये मेरे लिए जरूरी है या वांछनीय है, वो आपका अधिकार नहीं हो जाता। आगे, मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित जो ड्रेस है उसकी बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने, जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार मिल जाता है। मैं जो चाहता हूं, जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं, जिसका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है, के बीच फर्क होता है। दोस्तों, अधिकार पर एक प्रतिबंध भी छोटा सा लगता है, सकारात्मक प्रतिबंध इसको आप बोल सकते हैं, कि अधिकारों के अंदर जो आपका प्राप्य है, जो हक है, वो तो मिलना आपको चाहिए, लेकिन अधिकारों के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है मनमानी के वे में। यानी कि आप चाहें कि कोई स्कूल का ड्रेस निर्धारित है तो वहां आप जीन्स, कट स्लीव्स, या मतलब मेल फीमेल दोनों के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां ड्रेस, वो जो ड्रेस कोड निर्धारित है उसको ना पहन करके आप अपनी पसंद के कपड़े पहन के जाएं। तो इसमें क्या होता है कि एक डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, वो भंग होता है। तो हमें मनमानी जो है करना नहीं सिखाते। अधिकार है, ठीक है, उनकी एक सीमा है, उन पर एक लिबर्टी है। दोस्तों, लिबर्टी और फ्रीडम, उसमें एक ही अंतर होता है। फ्रीडम बेहिसाब होती है और लिबर्टी जो होती है वह आंशिक सीमित जो आजादी होती है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे जो अधिकार है वह लिबर्टी की बात करता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा और हमें समझ आएगा। दोस्तों, अधिकार उन बातों का द्योतक है, यानी कि उन बातों को प्रदर्शित करता है जिन्हें मैं, अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए, आजीविका, जो आपका लाइवलीहुड है, उसका अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है, ये तो सही बात है। आगे, लाभकर रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें नियोजित होना व्यक्ति का आर्थिक स्वतंत्रता देता है, ये भी बात सही है। इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत, किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों, मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वजह से उनकी प्रकृति विश्वास जनीन कही जाती है। ठीक है दोस्तों,
आप समझ गए होंगे कि मैं किस वे में किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी बात थी जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो समझाने लायक हो। बड़े ही सरल शब्दों में सारी चीजों को एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिकारों की दावेदारी का एक दूसरा आधार देखते हैं। यह है वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद कर सकता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो साफ है कि एजुकेशन से क्या होता है। एजुकेशन से हमारी जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है उसका विकास होता है। हमारे अंदर जो जरूरी स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। जीवन में हमें एक सूझबूझ के साथ एक जिम्मेदार इंसान बन के जो निर्णय है वो लेने में एक सक्षमता मिलती है एजुकेशन के माध्यम से। आगे, व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है। यहां तक एजुकेशन को, अगर बात यहां तक बनती है तो व्यक्ति के कल्याण के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आगे, उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है, एजुकेशन को एक यूनिवर्सल राइट माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। यहां पर फिर रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध की बात की गई है कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी जो हमारे हेल्थ को और हमारे वेलफेयर को नुकसान पहुंचाती है उसको अधिकार की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप समझ गए कि देखिए स्वास्थ्य तो हमारे लिए जरूरी है ही है, वो तब तक जब तक हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वे कभी कभार हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं। हमें यह अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया गया है। समझ गए? अधिकार जब तक आपके विकास के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं, तब तक महत्वपूर्ण है, तब तक जरूरी है, लेकिन अधिकार अनलिमिटेड नहीं है कि आपके ही स्वास्थ्य को, आपकी ही चीजों को नुकसान होने लगे। अब बात करेंगे कि अधिकार आते कहां से हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अधिकार हमें आखिर मिलते कहां से हैं, उनको वैधता कहां से मिलती है। तो दोस्तों, आइए पड़ताल करते हैं कि अधिकार आखिर आते कहां से हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त होते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो मानते थे कि जो राइट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, यानी कि गॉड देता है। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हैं। यह विचार हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफी शक्तिशाली अवधारणा है। ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट है थोड़ा सा पावरफुल, लेकिन आगे देखते हैं। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। ऐसी अवधारणा कि जो हमें ईश्वर ने दिया है उसको कोई मानव हमसे कैसे छीन सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति यानी कि निरंकुश शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी कि नेचुरल राइट का प्रयोग अब कम होता है, जबकि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ये वो देखते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों का ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही अधिकार खोज पाया हो।
दोस्तों मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने, अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। ये तो सही बात है। आगे, इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये तो सही बात है, जिसको ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, तो कोई व्यक्ति क्यों आखिर पैदा होते ही सिर्फ नौकर ही बनता है, या किसी की डेस्टिनी में थोड़ी, भाग्य में थोड़ी लिखा होता है कि पैदा होते ही आपको नौकर बनना है। तो सभी को अपने जो विचार हैं, नस्ल हैं, जाति हैं, उन सब से जो है जो असमानताएं हैं उनको चुनौती देनी चाहिए, उससे ऊपर उठना चाहिए और अपने लिए समाज में एक सेपरेट और सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिकारों के इसी समझदारी पर जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने मानव अधिकारों का एक सार्वभौम घोषणा पत्र बनाया हुआ है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा, आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता हो। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण थिंकर कांट हैं। कांट से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मानवीय गरिमा के बारे में कांट का जो विचार है वो क्या है। दोस्तों कांट जो है, कांट कहते हैं कि आखिर हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात कांट की आपको समझ आई होगी। आगे, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है, इस कारण वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। यानी कि यहाँ पे मानवीय गरिमा की सुरक्षा की बात कांट ने की है। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट, ये याद रखना है कि जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट। उन्होंने इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको कांट की समझ में आ गई होगी कि कांट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होने की वजह से उसकी गरिमा है और हर हाल में उसकी गरिमा का जो ख्याल है उसको रखना ही चाहिए। ठीक है, तो कांट बहुत बड़ी बात कहते हैं अपने आप में। हम आप कई बार लोगों की गरिमा का ध्यान रखे बिना ही कोई भी बात बोल देते हैं, तो कांट इस संबंध में थोड़ा सा आपको सचेत करते हैं। दोस्तों कांट की बात थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। दोस्तों कांट ने विचार दिया कि अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की कांट ने। पहली क्या है, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। ये महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि जैसा सम्मान या जैसा आचरण आप दुनिया से अपने लिए उम्मीद रखते हैं वैसा ही आप दूसरों को दें भी। कांट ने दूसरी बात कही कि हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों का अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। यानी कि दूसरों का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे कि उस चीज से कोई हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। हम लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए हमें जैसा कि हम कलम, कार, घोड़ा के साथ करते हैं। यानी कि निर्जीव की तरह बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए। या देखिए, घोड़ा यहाँ पे निर्जीव वस्तु नहीं है, लेकिन घोड़े को चूंकि वो बातें समझ में नहीं आती, मानवीय गरिमा क्या है, ये सब इज्जत बेइज्जती उसको नहीं समझ आती है, तो वो भी एक जानवर, उसका भी एक राइट है। बट कहते हैं कि हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए लोगों के साथ जैसा हम कलम, कार और घोड़े के साथ करते हैं। खैर, उनका उस किसी कंटेक्स्ट में बात उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिलहाल हमें उनकी बातें समझ आ रही है। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। तो दोस्तों कांट ने अपने आप में एक नैतिक अवधारणा मानवीय गरिमा के संबंध में बहुत अच्छी पेश की है। आइए अब और आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता की। ठीक है, आइए बात करते हैं। मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सरकारों
और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और भारत के सभी नागरिकों के कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में सुनिश्चित किए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 12 से 35 तक में भारतीय संविधान के अंदर लोगों के अधिकारों को रखा गया है। दोस्तों, कुछ अधिकार हैं लोगों के 12 से 36 में जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार नियम कानून बनाती है। उनका पालन करने के लिए लोगों को एक नैतिक चेतना भी प्रदान करती है, नैतिक संदेश भी प्रदान करती रहती है समय समय पर। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के विकास के लिए, लोगों की गरिमा के लिए जो अधिकार होते हैं कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो कि बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास, रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में अस्पृश्यता है, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है जो कि देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। तो समझ रहे हैं आप कि जो संविधान होते हैं, जो हमारा आईन होता है, वह हमें हमारी रीति रिवाज से उपजे जो कुछ कुप्रथाएं होती हैं उनका भी प्रतिबंध लगाने के लिए उनसे भी संबंधित कुछ अधिकार ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराता है जिनके साथ इस तरह का भेदभाव या बर्ताव होता है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है। दोस्तों, अधिकारों के संबंध में हम जो बातचीत कर रहे हैं उससे एक बात हमें स्पष्ट हो रही है कि जो अधिकार होते हैं वो हमें आखिर मिलते कहां से? भाई, साफ सी बात है। अभी हमने चर्चा की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी भी देश का होता है, वह जो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होता है वह लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और सरकारें उसका पालन करती हैं, जिससे अधिकारों को एक वैधता जरूर मिल जाती है, वैलिडिटी जरूर मिल जाती है। अर्थात उन अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति जो व्यवस्था होती है, न्यायिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत जा सकता है। जैसे कि भारत में अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मतलब उसको अधिकार होते हैं कि वह अपने अधिकारों की जो वायलेशन हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा या जिला न्यायालय जो भी हो उसका दरवाजा वो खटखटा सकता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो दोस्तों, जो अधिकार होता है वह राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपता है। किसको? राज्य को, स्टेट को, नेशन को। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। मैंने भी बताया कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि आपके जो मूल अधिकार हैं या अधिकार जो भी दिए जाते हैं उनके वायलेशंस न हो, इसको सुनिश्चित करे कौन? गवर्नमेंट। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को क्या करेगा? दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारणों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में, मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व भी सौंपता है। दोस्तों, अधिकार जो होते हैं वे राज्य के ऊपर एक दायित्व होता है, एक दायित्व जाता है राज्य के ऊपर कि वह व्यक्तियों के अधिकारों की किसी भी हाल में रक्षा करें जो उनके विकास के लिए, जो उनके सक्षम जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों, दूसरे तरीके से अगर कहें तो
हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। जो राज्य होता है उसका जो प्रभुत्व संपन्न जो सॉवरेनिटी होती है वह दोस्तों क्या होती है कि व्यक्ति के हित में जो उसको संप्रभुता दी जाती है। इससे जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उनके कल्याण के लिए ही काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको पूरी तरह से कम अधिकार समझ में आ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं थोड़ा कुछ अधिकारों के प्रकारों की। देखेंगे हम अधिकारों के प्रकार। दोस्तों, अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने, प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल होते हैं। राजनीतिक अधिकार एक हो गया अधिकार आपका। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने का अधिकार, असहमति प्रकट करने का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का बुनियाद का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राजनीतिक अधिकार में इतनी चीजें सुनिश्चित होती हैं। दोस्तों, जो अधिकार है उसको बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। कुछ अधिकार जैसे कि जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देना ही है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जाती हैं। अब बात करेंगे हम अधिकार और जिम्मेदारियों की। तो अधिकार और जिम्मेदारियों में भी थोड़ा सा फर्क हम देख लेते हैं। दोस्तों, अधिकार और जिम्मेदारियां, अधिकार जो हैं वो न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला लें। हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं। ओजोन की परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम करना, नए वृक्ष लगाकर जंगली लकड़ी की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीजें हैं जो हम सब के लिए अनिवार्य हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे अधिकार के साथ साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ओजोन परत की सुरक्षा, वायु और जल प्रदूषण को कम करना, वृक्ष लगाना, ये सब चीजें क्या हमें एक जिम्मेदारी जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है? क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हम सभी के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी जुड़ गया आपके साथ? तो अब आपको अधिकार और जिम्मेदारी में कम से कम जो डिफरेंस है वो तो समझ आ ही गया होगा कि डिफरेंस अधिकार और जिम्मेदारी में क्या है। अधिकारों के साथ साथ आती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये रही हमारी पहली बात। और दूसरी बात क्या है? अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का क्या करूंगा? सम्मान करूंगा। ठीक है, साथ ही तीसरे में अधिकार टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आजादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन यदि मैं किसी से पूछे बगैर या उसकी कोई प्राइवेट तस्वीर लेता हूं, उसकी ये जो अधिकार हमें नहीं देता है। और चौथी बात क्या है कि चौथी बात कहती है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में थोड़ा चौकस रहना चाहिए। यानी कि लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे अधिकारों पर किस तरह का प्रतिबंध लगा है या हमें कितनी सीमा में अपने अधिकारों का पालन करना है। उसकी सीमा जो है लोगों को पता होना जरूरी है।
आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का जो समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए, तो क्या आपकी जिम्मे बराबरी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आजादी छीन लेने की इजाजत दी जा सकती है? या क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने, फोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में सवाल उठता है कि संबद्ध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं है, या खतरा पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की हिफाजत, इजाजत और दंडाधिकारी न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि ये बात कर रहा है निवारक निरोधक की। अब आप लोगों से एक सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोधक की बात की गई है? यानी कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जाती है, उसको आप लोगों को हमें क्या बताना है? अनुच्छेद, आर्टिकल बताना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आर्टिकल मेंशन करना है कि आखिर निवारक निरोधक किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पालन किया जाता है। आगे चलिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोद सकती हैं जिनके लिए सरकारें बनते हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए यह मानते हुए कि भी अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चर्चा में कम से कम आपको अधिकार और अधिकार क्यों मिलते हैं, अधिकार की वैधता क्या होती है, अधिकारों से हमारे अंदर जिम्मेदारी आती है, तो अधिकार और जिम्मेदारी में एक फर्क जो होता है वो भी समझ में आ गया आपको, और अधिकारों को हम 3-4 पॉइंट्स में भी समझें। तो अब आइए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की घोषणा पत्र की। दोस्तों यहां याद रखना कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक आम सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार और लागू किया। ये डेट आप याद रखना, 10 दिसंबर 1948। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी शायद इसी दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और अगर नहीं मनाया जाता इस डेट को, और तो किस डेट को मनाया जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो फिर सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ ये दिया हुआ है, और सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान भी दिया है। अगर आपको यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन जाननी है तो मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की वीडियोस के अंदर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण, सारी संस्थाओं को बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो 10 दिसंबर 1948 को आप याद रखना कि यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है वो स्वीकार और लागू की गई थी इस दिन। आइए थोड़ा सा मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसकी थोड़ी सी प्रस्तावना की चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें विश्वव्यापी जो घोषणा पत्र है उसमें प्रस्तावना में क्या लिखा है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है। ये आप देख लेना, मैं ये स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप इसको देख लेना। ये पूरा जो है ये आप इसको देख लेना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसमें अंततः आज ये एक शपथ होती है नहीं, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दोहराई जाती है। जैसे इसमें कहा गया कि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों के विश्वजनीन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एक
एक दर्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक और सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका अधिकारों से संबंधित चैप्टर। आई होप मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज की जो सेशन है, जो चर्चा है, वो यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे एनसीईआरटी की कोई और वीडियो के साथ। और दोस्तों करंट अफेयर्स का जो सेशन है हमारे, आपको कैसे लग रहे हैं? बजट से संबंधित एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जल्द ही हम अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत अच्छी खबरें मैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहा हूँ, और इस तरह के एनसीईआरटी के सेशन का लाभ उठाते रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। और फिर हम किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।